इसके अलावा जो इजी पैथवेज है, वो इजी में ये है कि आपकी जो स्पाउस है जिसने जॉब एम्प्लॉयमेंट की, उसको जॉब ऑथराइजेशन मिली, उसने किसी कंपनी में जॉब किया और वहां से उस कंपनी की तरफ से उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब वो स्पॉन्सरशिप H1B की भी हो सकती है, वो EB2 की हो सकती है, EB3 की हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, उनके थ्रू वो स्पॉन्सरशिप करके ग्रीन कार्ड ले। वाह जी वाह, ये था जी मेरे ख्याल से टिप ऑफ द इंटरव्यू, Right. E2 or E1 both are non-immigrant. Both of the visas does not qualify or does not lead towards green card या permanent residency by itself. ठीक हो गया। हाँ जी जनाब, कुछ नए सवालात के साथ E1 और E2 वीज़ा। जनाब वीज़ा लग गया, वीज़ा लगने के बाद लोग भी यहाँ पर आ गए, तो कुछ बच्चे वहाँ पर रह गए, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है जनाब? फैमिली से मुराद है। ओके, देखिए E1 और E2 दोनों वीज़ाज में, चूंकि ये रेजिडेंट वीज़ा है, तो इसमें आपकी फैमिली जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है। फैमिली समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। आपका भाई जो है वो भी आपका फैमिली वाला है, आपका चचा जो है वो भी फैमिली में है, फूफी भी फैमिली में है, मामा भी फैमिली में है, सारे फैमिली में होते हैं। अमेरिकन फैमिली सिस्टम जो है वो हस्बैंड, वाइफ और इमीडिएट बच्चे जो है, ठीक है, दिस इज़ द फैमिली। तो आपकी पूरी फैमिली जो है, जिसमें आपके हस्बैंड, वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, ये जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। और अगर कोई 21 साल से ऊपर है तो वो नहीं इसमें ऐड हो सकता। ठीक है। उसके लिए फिर उनको कोई डिफरेंट, जैसे अगर कोई किसी का एक बच्चा फॉर एग्जांपल 22 या 23 का है जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, और बाकी बच्चे जो है वो 21 से नीचे हैं, 18, 17, 19 के हैं, तो 21 वाला ऐड नहीं होगा, बाकी बच्चे ऐड हो जाएंगे। 21 वाले को डिफरेंट राउट लेने पड़ेंगे, वो कोई स्टूडेंट वीजा, मोस्ट कॉमन जो इनका होता है वो फिर वो स्टूडेंट वीजा B1 फैमिली के साथ भी तो अप्लाई कर सकता है। B1 B2 में अगर उसने स्टूडेंट वगैरह स्टडी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ विजिट्स करने हैं, तो वो B1 B2 अप्लाई करके तो भी वो अपना फैमिली के साथ इंडिपेंडेंटली भी तो वो 21 साल का हो चुका वो है, उसको independent- शर्म करनी चाहिए मेरे ख्याल से, उसको खुद का Exactly, E2 अप्लाई American करना system के चाहिए। मुताबिक तो उसको बिल्कुल शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए, उसको अपने अपना बाप की जान independent छोड़, E2 करना अपने चाहिए। बाप की जान छोड़ देनी ऐसा चाहिए। ही है। अच्छा, सर्टन सिनेरियोज में ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका 21, 22 या 24 साल का बच्चा जो कि डिजिटल एक्सपर्टीज जो है रखता है, या किसी भी ऐसी एक्सपर्ट, अकाउंटेंट है, बड़ा अच्छा CFA कर रहा है, CFA है, या बड़ा अच्छा CA है या CFO है, या कोई भी ऐसी कोई स्पेशलाइज उसकी कोई स्किल्स हैं, तो वो अपने बाप के साथ बिजनेस में पार्टनर भी बन सकता है। तो देन ही हैज टू टेक द शेयर्स, बिकम अ पार्टनर इन द वाह बिजनेस, जी वाह, या फिर अपना नया ये तो आपने बिजनेस मसला हल कर दिया। या वो जी AI का हाँ जो जी। एक्सपर्ट है, एग्जैक्टली, AI डाटा साइंस स्क्रिप्टिंग का जो है, या ई-कॉमर्स का, इवन फॉर एग्जांपल बाप ने डिस्ट्रीब्यूशन का कोई बिजनेस शुरू किया है और बच्चा उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रखने की उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स वो सीखे और उसके बाद वो अपने डैड के साथ जो है वो पार्टनरशिप करे। अच्छा राहिल साहब, फैमिली जो है यहाँ पर आ जाती है, जी आके बिजनेस नहीं चलता, जी, जिसकी बेसिस के ऊपर बिजनेस लिया, पिज्जा स्टोर लिया, दुकान ली, पकोड़े लगाए, दही भले की दुकान लगाई, कुछ किया जनाब, बिजनेस नहीं चला, सही है। क्या मुस्तकबिल है? देखिए जी, अब इसमें ना दो तरह के सिनेरियोज हैं। बिजनेस नहीं चलना से मुराद ये कि कितना नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था या कॉफ़ी शॉप ओपन की, और कॉफ़ी शॉप की हमने जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग पर मंथ में लेट से $10,000 की सेल करेंगे, जो कि साल में $120,000 की सेल बन गई। अब बिजनेस नहीं चला से मुराद है कि आप ड्यू टू वट एवर द रीजन, जैसे अभी प्री कोविड के दरमियान में कोविड आया, बहुत सारे रिटेल बिजनेस सब कुछ शट डाउन हो गया था, आप 120 नहीं बना सके, आपने बनाया लेट से 70,000, 80,000, तो दैट इज फाइन। द रीजन इज बिकॉज वो जो हमने 120 दिया था वो प्रोजेक्शंस थी, तो रियल नंबर्स और प्रोजेक्टेड नंबर्स ऑलवेज वेरी, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। लेकिन अगर आपने बोला था जी मैं $50,000 पर मंथ बनाऊंगा और आपने एक्चुअली बनाया $2,500, तो दैट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज देन इमिग्रेशन थिंक्स कि यू डोंट नो योर बिजनेस, यू डोंट नो योर नंबर्स, तो उस सूरत में फिर आपको आपका वीजा जो है वो कोलैप्स हो सकता है। अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। अगर आपने, जैसे वो पहला सिनेरियो 1 था जिसमें आपने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया, 20-30% का आपका डिफरेंस आया, वो फाइन है, जस्टिफाई हो जाता है, आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो में जब बहुत बड़ा गैप है, मैसिव गैप है, अब या तो आप बिजनेस सरेंडर करेंगे, कोलैप्स करेंगे, आपने बोला यार ये मैंने पकौड़ों की दुकान डाली थी, ये नहीं अब मेरे से चल रही, अब मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, तो अब आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ फिर हमें एक पूरा, जैसे बिजनेस प्लान था पहले, अभी दोबारा एक बिजनेस प्लान भी लिखा जाएगा और साथ एक रीजन ऑफ जस्टिफिकेशन भी लिखी जाएगी, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट फेलियर,
कि हमने वो जो बिजनेस था, बिजनेस 1 वो फेल हुआ, अब हम बिजनेस 2 पे जा रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस 1 की जस्टिफिकेशन लगेगी और आपका वीज़ा कंटिन्यू रह सकता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपने बोला यार अभी ये बिजनेस चल रहा है, मैं बिजनेस चेंज नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक्स थी या कोई ऐसी मैंने नई अनएक्सपेक्टेड बिजनेस के चैलेंजेस थे जिनके लिए मैं तैयार नहीं था, रेडी नहीं था। नाउ आई एम रेडी, अब मैं बिजनेस को किक ऑफ करने को तैयार हूँ, लेकिन अब इस बिजनेस को किक ऑफ करने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंजेक्शन की दोबारा जरूरत पड़ सकती है या कुछ स्ट्रेटेजिकल मूव आपको बिजनेस में करनी पड़े, चेंजेस करने पड़े, कोई आपको चेंज मैनेजमेंट करनी पड़े, तो आप उसको करके जस्टिफाई राहिल साहब, ये तो सारी बड़ी जेन्युइन और ऑथेंटिक लोगों की आप रीजनिंग बता रहे हो ना। एक साहब आए पकौड़ों का बिजनेस के ऊपर आए, उनका प्लान ही ये था कि मैंने अमेरिका पहुंचना है। वो अमेरिका आ गए, सही है, ना कोई पकौड़ों की दुकान थी, सही है, ना कोई पकौड़ों की वो दुकान डालना चाहते थे, सही है। वो पाकिस्तान के अंदर भी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, बस किसी तरह से आ गए। अमेरिकन ने ट्रस्ट किया उनकी जुबान के ऊपर, उनको E2 या E1 वीजा दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आके उन्हें पता चलता भाई मजे हैं उबर चला के, बिल्कुल सही। अरे भाई ये तो मैं तरखानों का काम कर लूँ तो यहाँ पर मैं मेसन बन जाऊँ तो बड़े पैसे हैं इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे क्या ऑप्शन है सर? देखिए, पहली बात तो ये कि एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा बंदा जो फेक डॉक्यूमेंटेड टोटल पूरे का पूरा गेम ही फेक पे बनाए और उसको वीजा मिल जाए। पहली बात ठीक हो गया। हमने फिर भी बोला जी हम बहुत एक्स्ट्रा जीनियस हैं, वैसे जिसको बोलते हैं इविल जीनियस। करना भी नहीं चाहिए, अखलाकन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम आप एक कर ले तो कईयों का रास्ता बंद कर सकता है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं जी कि कोई एक बहुत सुपर जीनियस निकला था और वो निकल गया इस पूरे सिस्टम में से और E2 को क्वालिफाई करके वो आ गया, फैमिली को भी ले आया, यहाँ पे आके उसने बोला भाई मैं तो ऊबर चलाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मुझे ऊबर में $10,000 महीने का बन जाता है, मुझे तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आई एम गुड। तो सर उसको E2 रिन्यू नहीं होगा सबसे पहले उसका, क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं है तो रिन्यूअल नहीं होगा। और ना सिर्फ E2 रिन्यू नहीं होगा, इसके बाद भी वो फ्यूचर में कोई दूसरे जैसे ग्रीन कार्ड के ऑप्शंस हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम्स में उसने जाना है, या उसका जो मुस्तकबिल है अमेरिका में वो सब उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, डिसबार हो जाएगा। एग्जैक्टली, ही वुड नॉट बी क्वालिफाइड फॉर एनी प्रोग्राम। क्या मुराद है जी? मतलब कि वो क्वालिफाई ही इज नॉट क्वालिफाइड एनीमोर, He is not qualified anymore for any immigration statuses or immigration programs। बस जी, तो वो फिर जो है हवा में लटका रहेगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 18-18 साल हो चुके हैं अमेरिका के अंदर आए, बेटियां पीछे से ब्याही गई, माँ बाप बहन भाई इस दुनिया से चले गए और वो यहाँ पर दीवारों के साथ टक्करें मारते रहे, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाए, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर सके। कि यहाँ पर एसेट्स बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ पर बिजनेसेस बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ पर टैक्सी ही चलाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये डर है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस कर्ब के अंदर और उस तकलीफ़ में मैंने जब उन लोगों को देखा तो ये एक बड़ा इबरतनाक रास्ता है, आप इससे बचिए। रोटी रिस्क जो है वो अगर वाकई आपको लगता है कि मालिक के हाथ में है तो वहाँ पर भी मेहनत करने से कमाया जा सकता है। या सब कुछ और मजीद बेसिकली मैं फॉलो अप करना चाह रहा हूँ, आपने डिपेंडेंट की बता दी, डिपेंडेंट के अंदर आपके बच्चे आ जाते हैं और आपकी स्पाउस आ जाती है। तो लीगली स्पाउस आउटसाइड ऑफ दैट बिजनेस क्या वो काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? बहुत जबरदस्त सवाल है जी। यानी बेगम काम कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसमें इस पूरे प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि इसमें स्पाउस जो है, चाहे वो हस्बैंड स्पाउस है या वाइफ स्पाउस है, ठीक है। अच्छा, स्पाउस का पाकिस्तान में लुगवी मानी जो ये समझा जाता है बेगम, लेकिन अमेरिका में स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि जो वाइफ का स्पाउस है वो हस्बैंड है। तो स्पाउस जो है वो उसको मिलता है ओपन वर्क ऑथराइजेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है कि वो इक्वल टू एनी US लीगल रेजिडेंट और इवन अ परमानेंट रेजिडेंट, वो कोई भी जॉब, बिजनेस, मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल आवर्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल आवर्स ऑफ जॉब कुछ भी कर सकते हैं। उसको लेबर ऑथराइजेशन मिलती है, एब्सोल्युटली। अच्छा, इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे आपने अभी ऊबर ड्राइवर्स की फॉर एग्जांपल बात की, ऊबर एक बड़ा अट्रैक्टिव जो है वो इंडस्ट्री है जिसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं। या इसके अलावा कोई ऐसे प्रोफेशनल, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं, ठीक है, या कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसे प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स जिनको लगता है कि उनके अपने प्रोफेशन में एक अच्छा स्कोप है अगर वो एम्प्लॉयमेंट बेस पे अमेरिका में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्राइटेरिया ये रहता है कि वो अपनी वाइफ के नाम पे E2 करे, जो वाइफ है वो E2 की मेन एप्लीकेंट बने और वो खुद E2 का स्पाउस वीजा ले ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन की बेस पे जॉब कर सके। वाह जी वाह, ये था जी मेरे ख्याल से टिप ऑफ द इंटरव्यू, राइट? सो बेसिकली लेट्स से कि अगर स्पाउस को लेबर ऑथराइजेशन मिल गई है,
E1 E2 के लॉज क्या कहते हैं कि उसका पैथ फॉरवर्ड टुवर्ड्स रेजिडेंसी बन सकता है? लेट्स से कि स्पाउस को किसी ने स्पॉन्सर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हर स्किल सेट और अ जॉब, so is it possible? Right, okay, so E2 on its own by the virtue of the visa, E2 or E1 both are non-immigrant visas. Both of the visas does not qualify or does not lead towards green card या permanent residency by itself. ठीक होगा जी। लेकिन इस वीज़ा प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि वी कॉल इट एज अ एंट्री पॉइंट टू द कंट्री। आप लीगली आते हो, सोशल सिक्योरिटीज़ आते हैं में आपको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, आप सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हो और आप यू स्टार्ट हंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट से अगर आप E2 से ग्रीन कार्ड के पैथवे की बात करते हैं तो देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस। नंबर 1 इज आप अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, यू एक्सपैंड द बिजनेस एंड यू रीच टू अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 मिलियन। आपने बिजनेस को ग्रो किया, मल्टीपल आपका बड़ा अच्छा बिजनेस जो है 1-2-3 साल में ग्रो कर गया, यू रीच टू $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स एंड देन यू क्वालिफाई फॉर EB5 डायरेक्ट ग्रीन कार्ड। 1 नंबर 2, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हो जो कि एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल एबिलिटीज की जो है वो US की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो आप NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम की तरफ जा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप अपने बिजनेस के एक मंजे हुए खिलाड़ी हो, जैसे आपकी ई-कॉमर्स की फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में जो ई-कॉमर्स के बड़े बड़े मेंटोर्स और बड़े बड़े गुरुज हैं, तो एक अच्छा एक्रीडेटेड बिजनेसमैन जो है वो भी EB1 की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें जा सकता है, जिसको एक्स्ट्रा स्किल्स का प्रोग्राम है। एक और क्राइटेरिया है, अगर आपका पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान में हम E1 के हवाले से अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में आपकी फैक्ट्री है, अच्छी चल रही है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग की बेस के ऊपर E1 ले लिया, अब आपके 2 कंट्रीज में बिजनेसेस चल रहे हैं। 2 कंट्रीज के बिजनेस की बेस के ऊपर देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड मल्टीनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो उसको वो भी EB1 की कैटेगरी में आता है, आप उसकी बेस के ऊपर भी ग्रीन कार्ड में जा सकते हो। सो दीज आर द ऑप्शंस विद इन द बिजनेस रेंज। साहब एक L1 भी तो वीजा जो है, एग्जैक्टली L1 वीजा भी जाता है, लेकिन L1 के लिए भी आपको यही वाला जो प्रोग्राम है EB1 वाला, जिसमें मल्टीनेशनल बिजनेस ऑनर के तौर पे जाता है, वो आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जाता है। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम। इसके अलावा जो इजी पैथवेज है, वो इजी में ये है कि आपकी जो स्पाउस है जिसने जॉब एम्प्लॉयमेंट की, जिसको जॉब ऑथराइजेशन मिली, उसने किसी कंपनी में जॉब किया और वहां से उस कंपनी की तरफ से उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब वो स्पॉन्सरशिप H1B की भी हो सकती है, वो EB2 की हो सकती है, EB3 की हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू वो स्पॉन्सरशिप करके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। How about the kids? बच्चे कर सकते हैं? बच्चे जॉब नहीं कर सकते बिकॉज उनका पैथ फॉरवर्ड क्या है? उनका पैथ फॉरवर्ड जी, उनको अपना इंडिपेंडेंट केसेस लेके जाने हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं उनको तो बाय बर्थ जो है वो यू नो इट्स अ बर्थ राइट फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ US। न्यू बॉर्न को तो मिल जाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग आपके किड्स हैं उनके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी वाले पैथ आ जाएंगे कि वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर वहाँ से मिल जाए, या शादी में मैरिड बेड्स जो ग्रीन कार्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। अब आप इस सिस्टम में आ सकते हो और यहाँ पर जो हेल्थ केयर है और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी इस प्रोग्राम के अंदर। जी देखिए, अच्छा ये भी एक बड़ा टेक्निकल है, फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई वन थिंग दैट US इज नॉट अ सोशल वेलफेयर स्टेट, इट्स नॉट अ सोशल वेलफेयर कंट्री, तो आपको फ्री में नहीं मिलेगी जैसे कनाडा में मिलती हैं या UK में। आप इंश्योरेंस ले सकते हो, आप इंश्योरेंस लेते हो और उस इंश्योरेंस की बेस पे आपको यू कैन एक्सेस टू द बेस्ट फैसिलिटीज। ऑलराइट जनाब, थैंक यू सो मच यार साहब, थैंक यू सो मच रहील साहब। तो जनाब ये कुछ सवालात थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल रहे होंगे अपना मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला करने के ऊपर। मैं तो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, लेकिन अपने 1000 जो हैं बिजनेसेस, 1000 स्टार्टअप्स जो हैं अगले 2 सालों में लेके चलने हैं। तो आप अगर आज प्लान करते हो कि आपने इस जर्नी का हिस्सा बनना है मेरे साथ या इंडिपेंडेंटली, तो स्काई इज़ द लिमिट। आज आपने कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो हार्वर्ड जो है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी रोबोट जो है ना उसने पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी भी ट्रेनिंग कोर्सेज जो है आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आज कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको किसी ने मदद नहीं की, हालात साजगार नहीं थे। रोना हमें मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए और इंसान के बच्चों की तरह जो है ना हमें मेहनत करनी चाहिए। सुबह उठना शुरू करें, मेहनत शुरू करें, अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, अपनी फूड पे, अपने दिमाग की
जो है उसके ऊपर फोकस करें, तरबियत करें उसकी। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। तो जनाब मिल के हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरह दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम मिल के आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।